दोस्तों, एप्टीट्यूड और जनरल साइंस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस चलो आज डिस्कस करते हैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट, रामू ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 2100 रुपए के साथ। शाम ने कुछ मंथ्स के बाद उसको ज्वाइन किया। ठीक है, तो एक साल के बाद दोनों को इक्वल प्रॉफिट होता है। तो आपको बताना है कि शाम ने कितने मंथ्स के बाद वो बिजनेस ज्वाइन किया था। देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। बस इतना पता है तो आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर जाओगे। रामू और श्याम, इसने 2100 रुपया इसके पास, ठीक है, और इसके पास कितना है? 3600 रुपीज है। ठीक है, अब क्या होता है कि रामू ने तो 12 मंथ्स काम किया और श्याम ने कुछ मंथ्स काम नहीं किया, फिर उसके बाद ज्वाइन किया। तो मान लो कि उसने एक्स मंथ्स काम किया है। ठीक है, तो अब ये क्या है? ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या था? 2100 रुपया और टाइम था 12, तो ये प्रॉफिट है और प्रॉफिट इक्वल है दोनों का, तो इक्वेट कर दो। तो एक्स यहां से इक्वेट करोगे तो आप कितना आ जाएगा? एक्स 7 12 12 से 12 और एक्स आ गया। उसने शाम ने 7 मंथ काम किया है, तो उसने कितने टाइम के बाद ज्वाइन किया? 5 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया। एबीसी अब एक एंटर करते हैं पार्टनरशिप में। उनका रेशो गिवन है, देखो ए बी और सी, इनका रेशो आपको गिवन है। देखो 3x 5x और 7x, इसको आप मान लो। अब सी क्या करता है? सी इन्वेस्ट अनदर रुपीज। अब एक साल के बाद सी क्या करता है? सी उसमें 337,600, तो इतने पैसे और इन्वेस्ट कर देता है। पर ए क्या करता है? ए उसमें से निकाल लेता है। कितने पैसे निकाल रहा है? 45600। ठीक है, और बी क्या करता है? बी एज इट इज रखता है, 5x का 5x ही रखता है। तो अब आपके पास ये करने के बाद उसकी जो रेशो है वो बन जाती है 25, 59 और 167। ठीक है, तो अब आपको पता है रेशो गिवन है। ठीक है, तो आप उसको इक्वेट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कितनी आएगी x की वैल्यू। अब पी एंड क्यू इन्वेस्ट अ बिजनेस इन द रेशो। देखो, अब हम मतलब कितना जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे अगर हमको फॉर्मूला पता है। पी एंड क्यू ने इन्वेस्टमेंट किया 3:2 में किया। 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट जो है चैरिटी में चला गया। पी का हिस्सा आपको गिवन है, तो टोटल प्रॉफिट आपने फाइंड आउट करना है। अब 5% प्रॉफिट चैरिटी में चला गया तो कितना परसेंट रह गया? 95% ऑफ टोटल प्रॉफिट बच गया आपका। और इसमें से पी का हिस्सा कितना है? पी का हिस्सा अब यहाँ से इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट मान लो 5 है, तो पी की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? पी की इन्वेस्टमेंट होगी 3/5। ठीक है, इंटू 95% ऑफ पी। ठीक है, अब जो 95% टोटल प्रॉफिट है उसमें से पी का कंट्रीब्यूशन कितना है? 3/5, और वो आपको गिवन है कितना है? 912 के बराबर है। तो आप यहाँ से पी निकालोगे 1600। बिल्कुल सिंपल। पी एंड क्यू स्टार्ट अ बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट। देखो कैसे सोल्व करोगे। पी और क्यू मान लो इन्वेस्टमेंट कितनी दी गिवन है? 13,8। ठीक है, आपको पता है एक टाइम होता है, फिर प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो आपको प्रॉफिट गिवन है 7:5 गिवन है। ठीक है, तो आपको पी का टाइम गिवन है कि इसने 7 मंथ्स के लिए किया है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होना चाहिए। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 13 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको भी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ जाएगा आपका 65। अब आप किससे मल्टीप्लाई करो इसको कि ये नियर अबाउट 65 आ जाए, क्योंकि आपको अप्रोक्स पूछा है, तो आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे। तो डी इज द राइट आंसर। पी एंड क्यू एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद द कैपिटल। देखो पी क्यू, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है 4 5 का। ठीक है, उसने क्या किया? 3 मंथ्स काम किया। 3 मंथ्स के बाद क्या करता है? वो जो बाकी के 9 मंथ्स हैं, 9 मंथ्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर लेता है। तो इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी? पी ने 1/4 निकाल ली तो 3 बच गई। क्यू ने 1/5 निकाल ली तो कितनी बच गई? 4 बच गई। ठीक है, अब आपको पता है कि आप इसका टोटल इन्वेस्टमेंट अब एक साल का निकाल लो। कितना हो गया? 4 × 12 9 × 27 39 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका? 5 × 15 9 × 36 15 + 36 कितना हो गया? 51। ठीक है, तो अब आपको टोटल प्रॉफिट आपको पता है, उसका कंट्रीब्यूशन आपको पी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 39/51 60 90। तो 39/90 इंटू मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो आपको आ जाएगा पी का शेयर कितना प्रॉफिट का। अब चलो, ए एंड बी पुट इन रुपीज 300 एंड 400 इनटू अ बिजनेस। अब ए और बी दो बंदे, उन्होंने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया 300 और 400 रुपीज। तो ए और बी का रेशो कितना हो गया? 3:4 हो गया। अब एट द एंड ऑफ द ईयर ए री इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस हिज शेयर ऑफ द फर्स्ट ईयर प्रॉफिट ऑफ रुपीज 210। तो यहाँ पे ए और बी का रेशो आपको पता है, टोटल प्रॉफिट आपको 210 हुआ एक साल के बाद। तो ए का कंट्रीब्यूशन उसमें से कितना है?
3/7 इंटू 210, तो कितना हो गया 90। तो ए ने क्या किया, जो उसका प्रॉफिट था वो सारा का सारा री इन्वेस्ट कर दिया, तो कितना हो गया 390। और जो बी ने क्या किया, बी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उसने अपना प्रॉफिट अपने घर में रख लिया, तो उसने तो जो पुराना वाला था वही यूज किया। तो यहाँ पे कितना हो गया एट सेकेंड ईयर, मतलब वो किस रेशो में होगा 39/40। ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग रुपीज 3000 2000। अब ए और बी दो बंदे, ठीक है, 3000 इन्वेस्ट किया इसने, इसने 2000 इन्वेस्ट किया। देखो बड़ी जल्दी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ए वाज स्लीपिंग पार्टनर एट द एंड ऑफ 1 मंथ, बोथ गोट रुपीज 150। अब 150 रुपया, अब इसका रेशो देखो सबसे पहले कितना होगा, 3:2 हो गया। अब ए को क्या हुआ कि ए को उसने 150 रुपीज कमाए, तो 150 रुपीज तो कमाए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर इसका 150 है तो ये इसको 50 से मल्टीप्लाई किया आपने 150 लेके आने के लिए, तो इसको भी 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 हो गया। अब आपको गिवन क्या है, गिवन है कि दोनों का जो प्रॉफिट है वो इक्वल है, मतलब एट द एंड ऑफ 1 मंथ बोथ गोट रुपीज 150। अब प्रॉफिट और जो रिम्यूनरेशन है उसका अंतर क्या होता है कि जो प्रॉफिट है वो तो आप बिजनेस से कमा रहे हो, ये वाला जो हिस्सा है ये आप अलग से दे रहे हो, ठीक है। अलग से कितना दोगे, क्योंकि दोनों का आपने बताया कि दोनों इक्वल कमाना चाह रहे हैं, तो इक्वल कमाने के लिए उसको अलग से कितना देना पड़ेगा, उसको 50 रुपीज अलग से देने पड़ेंगे। बी इज द राइट आंसर। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ टू पार्टनर्स पी एंड क्यू, देखो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करना चाहिए आपको, वैसे चलो मैं ही सोल्व कर देता हूँ क्योंकि आपको इससे क्लैरिटी हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट देखो 7:5 है, टाइम आपको गिवन है, ठीक है, और प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, और प्रॉफिट आपको कितना दिया हो 7:10 दिया हुआ है। अब आपको पता है कि पी इन्वेस्टेड द मनी फॉर 5 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया उसने, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50 हो जाएगा। तो इसको 50 लेके आने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 मंथ्स के लिए उसने इन्वेस्ट किया है। अब ये थे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। अब जनरल साइंस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले तो सोलर सिस्टम के साथ स्टार्ट करते हैं। एक हमारा सन है, ठीक है, सन के आजू बाजू क्या है, हमारे सबसे प्लेनेट है, प्लेनेट में सबसे नियर मरकरी है, मरकरी में फिर आता है आपका वीनस, वीनस के बाद आती है अर्थ, अर्थ के बाद आता है आपका मार्स, मार्स के बाद आता है जुपिटर, जुपिटर के बाद आता है सेचुरन, सेचुरन के बाद आता है यूरेनस, और यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून। और नेपच्यून को क्या अभी हम जितने मतलब यही प्लैनेट्स काउंट करते हैं, इसके बाद प्लूटो भी एक प्लैनेट है, उसको भी हम काउंट कर रहे हैं आजकल, ठीक है। तो चलो अब इसमें सबसे नजदीक कौन सा है, मरकरी, ठीक है, और सबसे चमकदार कौन सा, वीनस। लाइट कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, अर्थ पे। रेड प्लेनेट किसको बोलते हैं, मार्स को। और सबसे नियर अबाउट अर्थ से कौन सा प्लेनेट है जो उसके ऑर्बिट के पास में है, मार्स। फिर उसके बाद आपका आता है जुपिटर, जुपिटर क्या है, सबसे बड़ा प्लेनेट है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका जुपिटर के बाद सेचुरन, सेचुरन में आपने देखा होगा मतलब रिंग सी बनी हुई है। फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, ठीक है। तो सबसे फार्देस्ट प्लेनेट कौन सा है, नेपच्यून है, ठीक है। चलो अब जो मार्स है उसको हम बोलते हैं रेड प्लेनेट, और जो आपका सेचुरन है इसको हम बोलते हैं येलोइश प्लेनेट, ठीक है। तो इतना आप याद रख लोगे तो मतलब इससे ही आपका सारा हो जाएगा। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द यूनिवर्स, मैंने आपको बताया जो वीनस है वो ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा, मरकरी है, ठीक है। सी ऑन विच प्लेनेट लाइफ एग्जिस्ट, अर्थ पे। विच प्लैनेट्स अपीयर्स टू बी येलोइश, मैंने सेचुरन बताया आपको। फार्देस्ट प्लैनेट नेपच्यून, और आउटसाइड ऑर्बिट ऑफ अर्थ कौन सा है, मार्स है जो नजदीक है। विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, जुपिटर है। अब जो मार्स और जुपिटर है ना उसके बीच में एक बड़ी सी एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ठीक है। तो ये किसके बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच में। स्टार अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट क्यों नजर आते हैं, देखो आप मान लो कि एक अर्थ है, अर्थ के ऊपर देखो वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट करती है, मतलब ऐसे रोटेट करती है। अब ऐसे रोटेट करेगी तो ऊपर जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ऊपर स्टार्स हैं ट्विंकल कर रहे हैं, तो आप अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आपको स्टार्स किस डायरेक्शन में मूव करते नजर आएंगे, इस डायरेक्शन में मूव करते नजर आएंगे। तो वो ईस्ट टू वेस्ट इसलिए नजर आते हैं क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। टिल्टिंग ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब अर्थ है जैसे थोड़ी सी टिल्टेड अपनी एक्सिस पे, तो वो टिल्ट होने से क्या होता है, जैसे सन है, सन की रेज अब कुछ हिस्सों पे डायरेक्ट सीधी पड़ेगी और कुछ हिस्सों पे नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे ठंड रहेगी और यहाँ पे गर्मी रहेगी, तो उसके कारण सीजन्स क्रिएट होते हैं। ए प्लेस इन इन्वायरमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज, अब इसको समझ लो। इसको समझने से पहले आप देखो एक मैं छोटी सी चीज बताता हूँ आपको। हम लोग क्या किए, हम आगे बढ़ने के लिए इंडस्ट्रीज लगाए, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए हमने लैंड यूज किया, लैंड को हमने पोल्यूट कर दिया, क्योंकि देखो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री मान लो आप लगा रहे हो,
तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाने पे उसमें देखो कितनी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और वो सारा पानी जो गंदा मंदा पानी होता है वो सारा आके धरती में मिलता है और धरती को पूरा पोल्यूट कर देता है। तो धरती को पोल्यूट करेगा तो वो पानी से धरती पोल्यूट होगी, धरती पोल्यूट होगी तो वहां पे पेड़ पौधे उगेंगे तो वो सारी चीजें मतलब नुकसान, उनको प्लांट्स को नुकसान हुआ, और प्लांट्स को नुकसान होने के बाद आप वो चीजें खाते हो तो इन इनडायरेक्टली आप बोल दो कि आपको भी नुकसान हो रहा है। और वहां पे जो एनिमल्स रह रहे हैं प्लांट्स के अंदर, तो मतलब प्लांट्स के ऊपर रह रहे हैं या मतलब वहाँ जंगल में रह रहे हैं, तो सभी को नुकसान हो रहा है। तो मतलब एक छोटी सी चीज हमारी मतलब कितना नुकसान कर रही है, बट हमको वो करना जरूरी है क्योंकि हमें डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, तो अब इसका सेंस क्या है कि सेंस है कि हमने इन चीजों को ध्यान में रख के हम जितना कर सकते हैं हमने उतना किया, और हमने एक सबसे पहले एक सेंचुरी क्रिएट की। सेंचुरी का मतलब होता है एक छोटी सी चीज, जैसे कि आप मान लो कि आपने एक मतलब जू क्रिएट कर दिया। जू क्रिएट करने से क्या होगा कि आपने मतलब एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया कि एटलीस्ट यार जो हमारे एनिमल की पोचिंग हो रही है, उसका शिकार हो रहा है, उसको तो रोका जाए, और जो एनिमल्स मतलब बिना कोई मतलब बीमारी से मर रहे हैं तो उसकी बीमारी को भी ठीक किया जाए, और उनका दुख दर्द भी समझा जाए जैसे कि ह्यूमन बींग्स का दुख दर्द समझा जा रहा है। तो सेंचुरी सबसे छोटा मतलब प्रोटेक्टेड एरिया हो गया। इसको कंजर्व करने के देखो IUCN भी है, मतलब इंटरनेशनली इसको कंजर्व किया जाता है, और इंडिया में भी इसको कंजर्व किया जाता है। तो सेंचुरी के बाद आते हैं नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क क्या करते हैं यार, देखो अब एक एनिमल को प्रोटेक्ट कर दिया, तो एनिमल के बाद एक प्लांट की भी जिंदगी है, एक लैंड भी है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो नेशनल पार्क उसका एक बड़ा एरिया होता है जिसमें कि हम लैंड को भी कंजर्व करते हैं, हम एनिमल्स को कंजर्व करते हैं, हम प्लांट्स को भी कंजर्व करते हैं। तो फिर बाद में एक बंदे ने बोला कि यार आप इस सभी चीजों को कंजर्व कर रहे हो, आप क्यों नहीं मैरीन लाइफ को कंजर्व करते, वहां पे भी मछलियां रहती हैं, ये होता है वो होता है। तो उसके बाद उसको भी कंजर्व करना जरूरी हो गया। एनवायरमेंट में को कंजर्व करो क्योंकि वहां पे बर्ड्स रहते हैं। तो एक बड़ा एरिया आया, इसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व दो तीन नेशनल पार्क को मिलकर बन सकता है। इसके आसपास मतलब टेरिशियल बाउंड्री भी हो सकती है, ओशंस भी कांटेक्ट में हो सकते हैं, और इन्वायरमेंट भी कांटेक्ट में हो सकता है। तो ये सारा हो गया मतलब एक सार मतलब इस चैप्टर का इन्वायरमेंट का, जिसमें कि सबसे छोटा है सेंचुरी, उसके बाद है नेशनल पार्क, उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स। अब चलो स्टार्ट करते हैं। प्लेस इन एनवायरनमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट। अब कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन, और ज्यादा पेड़ उगाने को बोलते हैं फॉरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज लाइक जैसे बाढ़ आ गई, खुद ब खुद पेड़ों में आग लग गई, जैसे कि अमेजन के जंगलों में आग लग गई थी। तो सी इज द राइट आंसर। अब स्पीसीज विच आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब जो मतलब खत्म होने की कगार में है, जैसे कि डायनासोर खत्म हो गए तो उसको हम बोलते हैं इंडेंजर्ड। ग्रोइंग मोर एंड मोर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड फोरेस्टेशन। फोना और फ्लोरा और फोना होती हैं दो तरह की चीजें। फ्लोरा रिलेट करता है प्लांट्स के साथ, फोना एनिमल के साथ। तो फोना इंडिकेट्स एनिमल्स। प्लेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन इज कॉल्ड सेंचुरी। सेंचुरी को आप जो भी मानते हो तो ठीक है, सेंचुरी। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 1973। सेंचुरी इज द प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। पार्ट ऑफ अर्थ विच सपोर्ट्स द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में सारा कुछ आ गया, एटमॉस्फेयर भी आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका मैरीन लाइफ भी आ गई, टेरिशियल लाइफ भी आ गई, तो बायोस्फीयर रिजर्व। ईयर ड्रम इज अ पार्ट ऑफ हियरिंग ऑर्गन, ठीक है। हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज है, और लार्नेक्स होता है वो वॉइस बॉक्स होता है। हम प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, अब इसको समझना जरूरी है। देखो अब आप मान लो कि आप यहाँ पे स्पीकर है कोई, ठीक है, तो स्पीकर आप यहाँ पे हो, ठीक है, आपको एक साउंड सुनाई नहीं दे रही, तो आप क्या करते हो कि यार उसका ना साउंड बढ़ा दे। साउंड बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दे। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, मतलब ये एम्पलीट्यूड होता है, जितना ज्यादा ये एम्पलीट्यूड होगा उतना आपको दूर से ये आवाज सुनाई देगी। तो लार्ज एम्पलीट्यूड मीन्स लाउड साउंड। और दूसरा क्या है, एक बंदा है मतलब उसकी आवाज देखो, जैसे मान लो कि लड़कियां हैं, लड़कियों की आवाज क्या होती है, तीखी आवाज होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पिच ऑफ द साउंड। पिच ऑफ द साउंड मतलब शार्पनेस ऑफ द साउंड, मतलब कितनी ज्यादा शार्प है वो साउंड। और वो शार्प कैसे होती है, जैसे मान लो कि एक लेंथ है, पर्टिकुलर लेंथ में हम यही लेंथ मान लेते हैं, चलो इस लेंथ में अब देखो यहाँ के दो दो ऊपर क्रस्ट कितने थे, सिर्फ दो थे। अब अगर यहाँ पे इतने सारे क्रस्ट हो जाए, इतने सारे क्रस्ट हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से पिच बहुत बढ़ जाती है, और पिच बढ़ने से आपको आवाज शार्प सुनाई देती है। तो फ्रीक्वेंसी इज द राइट आंसर। साउंड क्या है, साउंड एक तरह का एनर्जी है, और इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। टू एंड फ्रॉम मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, जैसे एक पेंडुलम का एग्जांपल ले लो, पेंडुलम को लटकाया, उसको आप फोर्स लगा के इधर उधर मूव करते रहो, तो वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। इसी को बोलते हैं हम पेंडुलम, और इसी को हम बोलते हैं ऑसिलेशंस भी, इसी को हम बोलते हैं वाइब्रेशंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद कर लो, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन कोई भी हो तो राइट आंसर होगा। वॉइस बॉक्स और लार्ynx ऑफ ह्यूमन प्रोसेसेस साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। साउंड प्रोपेगेट्स मैक्सिमम इन मेटल, देखो मेटल फिर उसको लिक्विड फिर गैस, ठीक है, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर, सभी के लिए जो भी ह्यूमन बींग्स है,
तो अब ये था बहुत ही मजेदार वीडियो यार, इसको अच्छे से पढ़ो और खुश रहो। थैंक यू।